बताए, मैं प्रतीत राम वर्मा आज समासों के विषय में संक्षेप में बताने जा रहा, बिल्कुल संक्षेप में। सम सनम समासः अर्थात संक्षेप करना ही समास है। जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटाकर उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए किंतु अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। तो समासों की संख्या कुल मिलाकर देखा है तो 7 है। पहला कौन सा है? केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। जिसको किसी विशेष नाम से न पुकारा जाए उसे केवल समास कहते हैं। इसमें 2 ही उदाहरण, क्या? भूतपूर्व, इसका विग्रह क्या है? पूर्वभूतः। और वागर्थायु, इसका विग्रह है वागर्थयु। एक होता है लौकिक विग्रह, एक होता है अलौकिक विग्रह। 2 प्रकार का विग्रह है। लौकिक जो हम करते हैं, अलौकिक जो वेदों में है। पूर्वम भूतसु, वागर्थ और यु, ये होता है, ये केवल समास। इसका अर्थ क्या आता है? अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं? सु, निर, दूर, उप, अनु, यथा, प्रति, इति, आ, ये सब क्या है? उपसर्ग है। और अव्ययी भाव समास का विग्रह करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अव्यय का अर्थ निकाल लेंगे, फिर उसका संज्ञा के साथ संबंध जोड़ देंगे। जैसे उपगंगम, उप का अर्थ है समीप और गंगम का अर्थ गंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अव्यय चला जाएगा पीछे और संज्ञा आ जाएगी आगे। उपगंगम क्या हो जाएगा? गंगायाः समीपम, गंगा के साथ संबंध जोड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे? संज्ञा के साथ अव्यय का संबंध जोड़ेंगे तो जो बनेगा उसका अनुवाद करेंगे। उपगंगम का क्या होगा? गंगायाः समीपम। यथाशक्ति का शक्ति मंत्र क्रम, अगर प्रति आ जाए प्रतिदिनम तो क्या करेंगे? संज्ञा को 2 बार लिखिए और इसके बाद प्रति लगाइए। दिनम दिनम प्रति, ये होता है। अनुरूपम, अनुमान से योग तो रूपस योग्यम, ये होता है। फिर आता है क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि उत्तर पद में जल्दी बदलाव नहीं होता है। पहले क्या है? सामान्य से कह दिया कि विद्याहीन। अब क्या करेंगे आप? दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह देखिए, क्या? विद्याहीन है, ने नहीं बनेगा, विद्या को नहीं, विद्या से हीन। तो क्या करेंगे आप? विद्या में तृतीया लगे, विद्याहीन। उसी प्रकार से देव मंदिरम, किसका मंदिर? देव मंदिर नहीं, देवता का मंदिर। तो देवस्य मंदिरम, ऐसे होते हैं। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह जोड़िए और जो बैठ जाओ लिख जाइए। एक कहते क्या होता है कि कहते क्या नाम है इसको? अलुक तत्पुरुष समास। जहाँ पर जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कह दिया स्तोकान मुक्तः, संविच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स्तोकात मुक्तः, ये हो गया। परस्मय पदम का परस्मय पदम ही रहेगा। वाचस्पति का क्या बनेगा? वाचस्पति। युधिष्ठिरा में युधि स्थिरा, कोई परिवर्तन नहीं। आत्मनेपदम का आत्मनेपदम, कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या? अलुक तत्पुरुष समास। जब किसी सार्थक शब्द से पहले आ जाए तो उसे आप को नाम बदल दें। असत्यम को क्या? न सत्यम। इसके अलावा और जो चीज़ बताते हैं आपको क्या होती है? गति तत्पुरुष या वो उपपद तत्पुरुष समास। जहाँ पर पहला पद कर्म हो और दूसरा क्रिया हो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास। जैसे कुंभकारा, कुंभ है कर्म तो कार क्या है? क्रिया संबंधित है। जहाँ पर पहला पद कर्म हो और दूसरा क्रिया से संबंधित उसे कहेंगे उपपद। से कुंभकार, कुंभम करो, धन दह, धनम ददात, धन देता है, हो जाएगा। कु एक होता है कुगत संज्ञक। गत गत तत्पुरुष समास कौन सा है? जिन शब्दों के जब शब्द के पहले कु लगा हो या सु तो आप क्या करें? कु को कुत्सिता बदल दें, सु को शोभना में। तो क्या? कुपुरुषा में कुत्सिता पुरुषा, और कुत्सिता नारी, कुनारी लिखा तो क्या करेंगे आप? अगर लिखा कुनारी तो कुत्सिता नारी, और अगर लिखा है सुपुरुषा तो क्या लिखेंगे? सु को आप सुंदर बनाइए, सुंदर पुरुषा। ये क्या है? गति तत्पुरुष समास है। समझ रहे होंगे। अब
तीसरा क्या आता है, एक तीसरा के 2 3 तो हो गए। चौथा क्या कहता था, कर्मधारय समास। विशेषण विशेषेण बहुलम, जहाँ पर पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष, उसे कर्मधारय कहते हैं। जैसे कह दिया हमने नीलोत्पलम, नील माने कमल, नील माने नीला और उत्पल माने कमल। क्या है, नील माने नीला, उत्पल माने कमल। तो क्या है, जब पहला पद आपको विशेषण मिल जाए तो आप क्या करें, 4 लिखें। इसके बाद ये देखिए लिंग, विशेष में लिंग कौन सा, अगर पुल्लिंग है तो सो लगाओ, स्त्रीलिंग तो सा ते ता ये लगाइए, और अगर नपुंसक लिंग है तो तत् ते ता लगाइए। क्या है, नीलोत्पल में क्या है, नीलम च तत्, क्योंकि उत्पल जो है नपुंसक लिंग, नीलम च तत् उत्पलम। हमने कह दिया। इसके बाद क्या आती, सुंदर बालक, तो सुंदर सुंदर लिख लीजिए, सुंदर च बालक, एक क्या लें असौ, सुंदर चासौ बालक, ये होता है। ये कौन सा कर्मधारय होता है, विशेषण विशेष कर्मधारय। दूसरा क्या कहते, क्या होता है कि उपमान कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय। कि सुप्तोत्थिता, सुप्त माने सोया, उत्था माने जागा, तो सुप्तोत्थिता में क्या कहते, विशेष कर दो, हो गया सुप्त, सुप्त और विसर्ग लगाए पीछे, तो आप यहाँ भी लगाइए, सुप्ता उत्थिता। देखा श्वेत कृष्णा, श्वेत माने सफेद, कृष्णा माने काला, तो श्वेत कृष्णा, केवल अलग कर दीजिए। दो, जहाँ पर दोनों पद विशेषण हो वहाँ पर दोनों पदों को केवल अलग कर दे, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगला क्या कहते होता है कि उपमान कर्मधारय समास, जहाँ पर पहला पद उपमान और दूसरा साधारण धर्म, उसे उपमान कहेंगे। उपमान कर्मधारय समास क्या है, नवनीत कोमल, नवनीत है उपमान और कोमल है साधारण धर्म, उपमेय है ही नहीं, तो क्या है, दोनों पदों के बीच आप यू लगा दिए, नवनीत युव कोमलम। क्या होगा, नवनीत यु कोमलम, इस तरह से होता है। घनश्याम में घन यु श्याम। एक होता है रूपक कर्मधारय समास, जहाँ पर पहला पद उपमेय हो और दूसरा उपमान हो, तो दोनों पदों के बीच एव लगाएंगे। जैसे कहते दुख समुद्र, तो दुख हमेशा नहीं रहता, लेकिन समुद्र हमेशा रहेगा। दुख क्या है, उपमेय है, समुद्र उपमान है, तो क्या करेंगे, दुख एव समुद्र। शोक अग्नि में क्या है, शोक एव अग्नि, इस तरह से बनता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद कहते क्या आता है, द्विगु समास, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे कहते हैं हमने पंचगमम, तो क्या करेंगे, दोनों पदों में आप संख्यावाची में और संज्ञा दोनों में क्या करें, आप षष्ठी बहुवचन लगाइए, फिर समाहार लेंगे। पंचगम में पंचानाम गवाम समाहार। एक और बता दें, जब किसी संख्यावाची शब्द के बाद नदी का नाम हो, जब किसी संख्यावाची शब्द के बाद नदी का नाम हो, तो फिर वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। द्वियमुनम, द्वियमुनम, सप्तगंगम। अगर नदी के पहले संख्यावाची है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कह दिया क्या कहते कि, जैसे देखिए त्रिभुवनम, त्रि का मतलब 3, भुवन मान लो, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा, उसे द्विगु समास कहेंगे। अब कहते आता है बहुव्रीहि समास, अनेकमन्य पदार्थे बहुव्रीहि, जहाँ पर ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद प्रधान होता है, ध्यान रखना। नंबर 1 होता समानाधिकरण बहुव्रीहि, जब दोनों पदों में समान विभक्तियाँ हों तो वहाँ समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है। जैसे प्राप्त धनम, क्या होगा, प्राप्तम धनम, दोनों क्या है, दोनों पदों में एक विभक्ति, प्राप्त धनम में प्राप्तम धनम हो गया। यस्य प्राप्तम धनम, यस्य सह, ये तो लगाएंगे। जब आप क्या करें, वो कहें क्या कहते हैं, अब बहुव्रीहि दोनों पदों के बीच दो जिसने लगाओ से, तब क्या करोगे, दो जिसने लगाओगे, दो जिसने जिसको जिससे सब लगाओगे तो बन जाएगा बहुव्रीहि। क्या जैसे कहते हैं लब्ध कीर्ति, क्या होगा, लब्धा कीर्ति येन सह, प्राप्त किया कीर्ति जिससे वह। जब बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं तो उसे व्यधिकरण कहते हैं। जैसे कह दिया चंद्रशेखर, चंद्र शेखरे यस्य सह, चंद्रमा शेखर मस्तक, चंद्रमा मस्तक पर जिसके वह, ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चक्र पाणी, क्या होगा, चक्रम पाणौ यस्य सह,
चक्र हाथों में जिसके वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। तुल्य योग क्या होता है? जब किसी सार्थक शब्द से पहले सा हो तो उसको तो क्या कहेंगे? तुल्य योग। जैसे सपुत्र, पुत्र के पहले सा है तो क्या होगा? तुल्य योग होगी। तो क्या करिए, पुत्र में आप जो जब किसी सार्थक शब्द के पहले सा हो तो आप तुल्य योग मानिए बहुरी, और फिर क्या करें? सार्थक शब्द में तृतीया लगाइए। वचन देख लीजिए कौन सा है, उसमें उसके साथ लगे, और फिर इसके बाद सा को सहिता में बदल दिए। तो पुत्सा पुत्रम क्या है? सा पुत्रम है तो क्या होगा? पुत्रेण, पुत्रे का पुत्रेण सा मानिए सहितम। तो सा को ले जाइए आप पीछे, सा पहले है उसको ले जाइए पीछे, तो क्या हो जाएगा? पुत्रेण सहितम ये हो जाता है। कौन सा? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। व्यतिहार बहुव्रीहि, आपस में युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने के लिए जब समास होता है तो उसे कहते हैं व्यतिहार। जैसे कह दिया केसा केसी, क्या होगा? केसेषु केसेषु गृहीत्वा प्रवृत्तम इदम युद्धम, या इसको छोड़ दिए, लिखा की है। जैसे कह देते हैं हस्ता हस्ती माने हाथापाई, हाथों से, तो हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम युद्धम, इस तरह से होता है। कौन सा? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। अब इसका अर्थ करते हैं, आपको द्वंद्व समास बताते हैं। चार्थे द्वंद्वः, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। पहले क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व, जिस समास में दो या दो से अधिक पदों का जो है योग होता है, जिस समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कहते हैं हमने कि पार्वती परमेश्वर, तो क्या करेंगे? पार्वती च परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बहुत पद हैं, दो या दो से ज़्यादा है, तो क्या होगा? ब्रह्मा च विष्णु च महेशश्च या महेशा च, इस तरह बन जाएगा। समाहार द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास में क्या कहते हैं? प्राणी, बाजे, सेना के अंगों का और स्वाभाविक वैर का और इसके अलावा अप्राणिवाचक जातियाँ हों, वहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है। जैसे देखिए प्राणी के अंग हो से क्या है? हस्तपादम, क्या करेंगे आप? हाथ होते हैं दो और पैर होते हैं दो, तो क्या करेंगे? दो हाथ लगाएंगे। हस्त होता है क्या करेंगे? हस्तौ, हस्तौ च पादौ च। भेरी और पटहा तो भेरी च पटहश्च। सेना के अंग है, सेना के कहते हैं? रथ घोड़े होते हैं, तो क्या होगा? रथाश्वम लिखा है, रथाश्वम रथ और घोड़े, तो क्या होगा? रथाश्च अश्वाश्च। जब किसी में आपस में बैर हो स्वाभाविक रूप तो वहाँ क्या होगा? समाहार द्वंद्व। मूसका च मार्जाराश्च, चूहा और बिल्ली, कौन सा? द्वंद्व समास हुआ समाहार द्वंद्व। एक होता कहते एक से द्वंद्व, जब कोई कहते एक ही शब्द हो और उसके आधार पर पता लगे इसमें कई शब्द छिपे तो वहाँ पर क्या होगा? एक से द्वंद्व। कह दिया पितरौ, तो क्या होगा? माता च पिता च। हमेशा एक से इसमें पुल्लिंग ही रहेगा। युवानव, क्या होगा? युवक च युवती च। इस तरह से ये प्रत्यय समास होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत।